चलिए, तो अब तक मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया है, एक बार इसको रिवाइज़ करते हैं। हम लोग ने इस चैप्टर में ये पढ़ लिया कि हीट क्या है, यानी थर्मल एनर्जी क्या है, और टेम्परेचर क्या है। सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा कि हीट यानी थर्मल एनर्जी, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सबकी काइनेटिक एनर्जी को सम कर देंगे तो उसको थर्मल एनर्जी या फिर हीट कहते हैं। हीट एक्चुअली एनर्जी इन ट्रांजिट है, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। इसके बाद टेम्परेचर हमने पढ़ा कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल जो है उसको क्या कहेंगे हम लोग, टेम्परेचर कहेंगे, मैं बता चुका हूँ। इसके बाद हमने पढ़ा कि हीट एक डिराइव क्वांटिटी है और टेम्परेचर एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये भी बता चुका हूँ मैं आपको। इसके बाद मैंने आपको बताया कि हीट को मेजर करते हैं कैलोरीमीटर से, टेम्परेचर को मेजर करते हैं थर्मोमीटर से, और हीट का यूनिट क्या है, जूल है, और टेम्परेचर का है केल्विन या डिग्री सेल्सियस। फिर हम लोग ने अगले सेशन में ये पढ़ा, ये तो पहले सेशन में पढ़ा था। अगले सेशन में हम लोगों ने ये पढ़ा कि भाई थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब अगर दो बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम है तो हम बोलेंगे वो थर्मल इक्विलिब्रियम है। एडियाबैटिक वॉल क्या है, ऐसी वॉल जो हीट का ट्रांसफ़र अलाउ नहीं करती उसको क्या कहते हैं, एडियाबैटिक, और जो अलाउ करता है वो डायथर्मल, ये भी बता दिया आपको मैंने। इसके बाद मैं आपको ज़ीरो तो बताया कि अगर ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी भी क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में। यानी ये बताता है कि टेम्परेचर हायर से लोअर की तरफ फ्लो करता है, सॉरी टेम्परेचर अगर हायर होगा एक का लोअर होगा तो हीट हायर से लोअर की तरफ क्या होती है, फ्लो होती है। इसके बाद मैंने आपको ये समझाया कि भाई टेम्परेचर मेजर कैसे करते हैं। तो अगर कोई डॉक्टर टेम्परेचर मेजर करता है तो थर्मोमीटर आपकी बॉडी पे लगाता है, तो हायर बॉडी से लोअर बॉडी की तरफ क्या होता है, टेम्परेचर, हीट क्या करती है, फ्लो करती है और टेम्परेचर राइज होता है। ठीक, यहाँ तक बात समझ आई। इसके बाद हम लोग ने पढ़ा कि कोई भी थर्मोमीटर को हम लोग कैलिब्रेट कैसे करते हैं। थर्मोमीटर को कैलिब्रेट करने का तरीका ये है कि हम लोग क्या करते हैं, दो फिक्स पॉइंट लेते हैं, एक आइस पॉइंट और एक क्या, स्टीम पॉइंट। आइस पॉइंट मतलब क्या, फ्रीजिंग पॉइंट, और स्टीम पॉइंट का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। आइस पॉइंट जो होता है वो प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे क्या करे, वाटर फ्रीज कर जाए 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, उसको आइस पॉइंट बोलेंगे। एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे वाटर क्या कर जाए, बॉईल कर जाए 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, उसको क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट या स्टीम पॉइंट। तो स्टीम पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लेते हैं, और सेल्सियस ने कहा कि जो आपका आइस पॉइंट है उसको वो 0 मानेगा, 0 डिग्री सेल्सियस, और जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है उसको क्या मानेगा, 100 डिग्री सेल्सियस, और उसके बीच में उसने क्या कर दिया, 100 पार्ट्स कर दिए। बिल्कुल वैसे ही फ़ारेनहाइट ने कहा कि जो आइस पॉइंट है उसको मैं 32 डिग्री फ़ारेनहाइट मानता हूँ, और जो आपका स्टीम पॉइंट उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है ना। फिर बिल्कुल वैसे ही हम लोग ने आगे जा करके एब्सोल्यूट ज़ीरो और एब्सोल्यूट स्केल के बारे में पढ़ा। उसमें कौन सी स्केल निकल करके आई, हाँ, केल्विन स्केल। एब्सोल्यूट स्केल का मतलब केल्विन स्केल, यानी टेम्परेचर मेजर्ड इन केल्विन स्केल। केल्विन स्केल में ज़ीरो किसको माना गया, जो एब्सोल्यूट ज़ीरो, जो एक्चुअली ज़ीरो है, उससे नीचे टेम्परेचर नहीं जा सकता, जो कि क्या टेम्परेचर है, -273.15 डिग्री सेल्सियस। इससे नीचे टेम्परेचर नहीं जा सकता। बात समझ आई, ठीक है। अच्छा, ये ऐसा नहीं होता है कि 100 डिग्री केल्विन, गलत है, डिग्री केल्विन नहीं होता, सिर्फ केल्विन होता है। बात समझ आई, डिग्री सेल्सियस होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, डिग्री केल्विन नहीं होता, गलत है, डिग्री केल्विन नहीं, सिर्फ केल्विन। ठीक है ना। चलो यहाँ तक समझ आया। इसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा कि हम लोग ने दो ग्राफ देखे कि अगर हम लोग क्या करते हैं, दो अलग अलग गैसेस लेते हैं और उसका अगर प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे तो वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे तो प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दोनों का ग्राफ बनाया गया। तो दोनों ग्राफ से क्या समझ आया, प्रेशर वाले, प्रेशर वर्सेस यानी P वर्सेस T ग्राफ से समझ आया कि एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जहाँ पर प्रेशर 0 हो जाएगा। प्रेशर 0 हो जाएगा मतलब क्या, सारे मॉलिक्यूलर मोशन रुक जाएंगे। बात समझ आई। और VT ग्राफ से ये समझ आया कि एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जहाँ पर जिसके नीचे वॉल्यूम नहीं जा सकता, क्योंकि उसके नीचे वॉल्यूम क्या, तो वॉल्यूम नेगेटिव, लेकिन वॉल्यूम नेगेटिव हो नहीं सकता। इस वजह से ये समझ आया कि वो एक ऐसा टेम्परेचर है -273.15 डिग्री सेल्सियस जिसके नीचे टेम्परेचर जा नहीं सकता, और उस टेम्परेचर पर सारे मॉलिक्यूलर मोशन रुक जाते हैं। बात समझ आई, ठीक। इसके बाद फिर हम लोग ने क्या पढ़ा, इसके बाद हमने थर्मोमीटर्स के बारे में पढ़ा कि कौन सा थर्मोमीटर कौन सी प्रॉपर्टी को यूज़ करता है। तो कौन सा थर्मोमीटर कौन सी प्रॉपर्टी को यूज़ करता है, जैसे हम लोग ने 3-4 थर्मोमीटर्स देखे, एक कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, एक लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर, एक रेजिस्टेंस थर्मोमीटर और एक थर्मोकपल देखा आपने। अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हम लोग यूज़ करते हैं टेम्परेचर के मेजरमेंट को कैलिब्रेट करने के लिए। बात समझ आई। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर में हम लोग प्रेशर यानी हाइट को यूज़ करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, यानी स्केल को कैलिब्रेट करने के लिए। लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर को हम लोग क्या करते हैं, हाँ, चेंज इन वॉल्यूम को यूज़ करते हैं। रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में रेजिस्टेंस के चेंज को यूज़ करते हैं। थर्मोकपल में हम लोग कंडक्टिविटी या फिर EMF या वोल्टेज कह दो, वोल्टेज के चेंज को यूज़ करते हैं, क्या करने के लिए, टेम्परेचर को मेजर करने के, यानी स्केल कैलिब्रेट करने के लिए। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि कोई भी अच्छे थर्मोमीटर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। एक अच्छा थर्मोमीटर सेंसिटिव होता है, आसानी से थर्मल इक्विलिब्रियम क्या करता है, अटेन कर लेता है, बल्कि नहीं होता, इजीली पोर्टेबल होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि अगर कोई भी थर्मोमीटर हम किसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके कैलिब्रेट कर रहे हैं
तो टेम्परेचर निकालने का एक जनरल फॉर्मूला है, क्या है? टेम्परेचर इज इक्वल्स टू प्रॉपर्टी एट टेम्परेचर T माइनस प्रॉपर्टी जो भी होगी वो हाइट वॉल्यूम जो भी होगा, प्रॉपर्टी एट आइस पॉइंट डिवाइड बाय प्रॉपर्टी एट बॉइलिंग पॉइंट माइनस प्रॉपर्टी एट आइस पॉइंट इंटू 100। बात समझ आई? अभी अप्लाई करवाता हूँ उसको, ईजी पड़ जाएगा। फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि टेम्परेचर के जो अलग अलग हमारे पास स्केल्स थे उसको एक जनरल फार्मूला बताया था मैंने आपको, अननोन टेम्परेचर माइनस LFP डिवाइड बाई UFP माइनस LFP। बात समझ आई? अननोन टेम्परेचर माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। ये भी याद रखना, क्योंकि अगर कोई नया थर्मोमीटर बना करके दे दिया आपको तो आप कैसे निकालोगे उसका टेम्परेचर, ये फॉर्मूले से आएगा। बात समझ आई? ठीक। इसके बाद फिर मैंने आपको आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ाई कि कैसे कैसे उसको डिराइव करते हैं, PV इक्वल्स टू nRT। इससे हम लोग क्या करेंगे, उसको डिराइव करेंगे, है ना। ये मतलब हम लोग ने बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल-लॉज़ैक्स लॉ यूज़ करके क्या कर दिया, इसको डिराइव कर दिया। और फाइनल इक्वेशन क्या बनी, PV इक्वल्स टू nRT। तो जो भी आइडियल गैस होती है वो इस इक्वेशन को फॉलो करती है। बात समझ आई? आइडियल गैस PV इक्वल्स टू nRT को फॉलो करता है। बात समझ आई? कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ तक समझ में आता है। फिर अब जो है हम लोगों को पहले क्वेश्चंस करने हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चंस क्या हैं? एग्जाम्पल 7.1। तो एग्जाम्पल 7.1 क्या कहता है, आइए इसको देखते हैं। एग्जाम्पल 7.1 कहता है एवरेज रूम टेम्परेचर इज़ 27 डिग्री सेल्सियस। सी बोल दो। रूम टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में क्या होगा? क्या बड़ी बात है इसको निकालना, अपने को तो सीधा पता है ना, F माइनस 32 इज इक्वल्स टू 925C। याद है ना, बस वही करने का है। बोल जल्दी से क्या होगा, F माइनस 32 इज इक्वल्स टू 9/5C कितना है, 27 है, ठीक है ना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और फिर इसको यहाँ पे F इज इक्वल्स टू क्या होगा, 9/5 20 इंटू 27 प्लस 32 हो जाएगा। बात समझ आई? ठीक है ना। आप बताओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 9 7 जा कितना होगा 63, 9 2 जा 18, 18 प्लस 4 24, तो 243 प्लस ये 5 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 5 2 जा कितना होगा 10, 5 3 जा कितना होगा 15 हो जाएगा 16 डिवाइड बाय क्या होगा 5। बात समझ आई? प्लस करो दोनों को, कितना आएगा 243 प्लस 160, बोलो 3 कितना होगा 10 और ये क्या होगा 4, 403/5, 5 1 जा 5 8 जा 40, ठीक है। 0.6 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। बात समझ आई? ये सब क्या सवाल है, इजी है ना एकदम। चलो कॉपी करो फटाफट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज़ 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस? ये सब क्या बताऊँ मैं भी, सेम यही लगेगा, बताओ। चलो सेकंड क्वेश्चन तो आप लोग कर लिए होंगे, थर्ड पे आ जाओ। अब थर्ड यहाँ पर ध्यान दो मैं क्या कह रहा हूँ। Length of mercury column in a mercury in glass thermometer is 25 mm at ice point and 180 mm at steam point for the temperature when the length is 60 mm। ठीक है ना। यहाँ पर mercury in glass thermometer है और उसकी कौन सी प्रॉपर्टी वो यूज़ कर रहा है, वॉल्यूम एक्सपांशन, और हाइट देख करके पता कर रहा है कि टेम्परेचर कितना है। टेम्परेचर बढ़ेगा, मर्क्यूरी की हाइट बढ़ेगी। बात समझ आ रही? ठीक है ना। अब ये क्या इन्फॉर्मेशन दिया है उसको समझना पड़ेगा। यहाँ पर सब ध्यान दो, आपको जनरल फार्मूला बताया था मैंने। क्या फार्मूला है? जनरल फार्मूला टेम्परेचर इज इक्वल टू क्या होगा, PT माइनस P1 डिवाइड बाय क्या होगा, P2 माइनस P1 इंटू क्या है 100। अब एग्जाम्पल 7.3 देखिए। एग्जाम्पल 7.3 क्या कहता है? एग्जाम्पल 7.3 कहता है लेंथ ऑफ अ मर्क्यूरी कॉलम इन अ मर्क्यूरी इन ग्लास थर्मोमीटर इज दिस। ठीक है, एट आइस पॉइंट। आइस पॉइंट पे अब लेंथ की बात कर रहा है तो L1 कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ किया है यहाँ पर, लेंथ। तो लेंथ कितना है 25 mm है आइस पॉइंट पर, और उसके बाद क्या है स्टीम पॉइंट पे लेंथ कितनी है 180 mm। 180 mm स्टीम पॉइंट पे लेंथ है। टेम्परेचर आपको निकालना है, टेम्परेचर निकालना है जब लेंथ उसकी कितनी है 60 mm, यानी ये वाली लेंथ T टेम्परेचर पे। ठीक है, कौन से टेम्परेचर पे उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, LT लिखूंगा मैं, और इसको क्या लिखूंगा मैं 60 mm। बात समझ आई? ठीक है ना। टेम्परेचर निकालना है, फॉर्मूला अपने पास है। यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा, T इज इक्वल्स टू LT माइनस L1 डिवाइड बाय L2 माइनस L1 इंटू 100। LT कितना है 60 mm माइनस L1 कितना है 25 mm। आप बोलेंगे mm क्यों नहीं लिखा, क्योंकि डिनोमिनेटर में मिलीमीटर है, वो कैंसिल हो जाएगा इस वजह से। ठीक है ना। फिर ये बताओ L2 कितना है 180 माइनस ये कितना है 25 इंटू क्या है 100। ठीक है ना। इसमें से इसको माइनस करो, बोलो कितना आएगा 60 माइनस 25 कितना होगा 35 डिवाइड बाई ये कितना होगा 155।
है ना, 60 और 5 गया, इंटू क्या हो गया अपने पास क्या है 100, ठीक है। अब 5 के टेबल में कैंसिल करो, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, इसको 0 कर लो, 0 0 कैंसिल हो गया, क्या बचा 70/3, यही बचा। 7 10 जा 70/3, 3 1 जा 3 2 जा, ठीक है, कितना बचा 1, फिर उसके बाद 3 3 जा 23 के आसपास चेक करो, 22.58, समझा। अगर लेंथ के बजाय वो कोई और रेजिस्टेंस बोलता तो क्या फॉर्मूला लिखते, RT माइनस R1 डिवाइड बाय R2 माइनस R1 इंटू 100। अब समझे, बहुत काम का फॉर्मूला है इन जनरल। 7.4 एग्जाम्पल 7.4 में क्या है, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 95.2 एट द आइस पॉइंट, 138.6 ओम एट स्टीम पॉइंट। What resistance would be obtained if the actual temperature is 27 डिग्री सेल्सियस। क्या मतलब, क्या क्या गिवन है, RT निकालना है, क्या क्या गिवन है, R1 गिवन है, R2 गिवन है। R1 कितना है 95.2, R2 कितना है 138.6, टेम्परेचर कितना है 27, क्या निकालना है RT, निकाल लोगे। कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इसके अंदर, वही सवाल है, कैलकुलेशन नहीं आ रहा तुम लोग को, बेवकूफ़ो। ठीक, तो R1 कितना है 95.2, R2 कितना है 138.6 ओम, उसके बाद टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। क्या निकालना है आपको, RT निकालना है। टेम्परेचर का फॉर्मूला RT माइनस R1 डिवाइड बाय R2 माइनस R1 इंटू 100। RT निकालना है, ये 27 है, R1 कितना है 95.2 डिवाइड बाय R2 138.6 माइनस 95.2 इंटू 100। क्या दिक्कत है, ये इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, पहले इसमें से इसको माइनस करो, 138.6 माइनस 95.2 कितना आया 43.4, सही। तो 27/RT माइनस 95.2 डिवाइड बाय 43.4 इंटू 100, ठीक है ना। इनको यहाँ भेजो, 27 इंटू 43.4 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू RT माइनस 95.2, ठीक है ना। अब इसको यहाँ भेज दो, 27 इंटू 43.4 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 95.2 इज इक्वल टू क्या होगा RT। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 27 इंटू 43.4 प्लस इसको मल्टीप्लाई करें तो 9520 आएगा, डिवाइड बाय क्या होगा 100 तो RT, ठीक है ना। ऐसे बेटर ये था कि इनको मल्टीप्लाई करते और उसको 100 से डिवाइड कर देते, मल्टीप्लाई करो 100 डिवाइड करो, ऐड करो, आंसर आ गया। कहाँ गलती हो रही कैलकुलेशन में। चलो 7.5 स्टार्ट करो जल्दी। एक्सप्रेस T इज इक्वल टू 24.57 केल्विन इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, दोनों में कन्वर्ट करना है आपको, दोनों का कन्वर्जन पता है ना। केल्विन का कन्वर्जन क्या है KC 273, K इज इक्वल टू C प्लस 273, और फ़ारेनहाइट के लिए कन्वर्जन F माइनस 33 इज इक्वल टू 9/5C, लगा दो आएगा आंसर। वो भी आ जाएगा, 7.6 भी आ जाएगा। ऐसा टेम्परेचर बताओ जो केल्विन और फ़ारेनहाइट में बराबर है। हमने क्या किया था केमिस्ट्री में, ऐसा टेम्परेचर बताओ जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में बराबर है, समझे ऐसा। चलो 7.5 हो गया, 7.6 बता देता हूँ मैं। ऐसा क्वेश्चन केमिस्ट्री में किया था हम लोग ने, लेकिन डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में सेम टेम्परेचर कौन सा होगा वो बताया था। अब क्या पूछा है, कैलकुलेट द टेम्परेचर विच हैज़ द सेम वैल्यू ऑन फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल, दोनों में सेम वैल्यू होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब दोनों को रिलेट करने वाला फॉर्मूला क्या है पहले तो वो देखो, F माइनस 32 इज इक्वल टू क्या है 9/5C, ये हमको याद है, और K इज इक्वल टू C प्लस 273, ये भी हम लोग को याद है। अब फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो C की जगह क्या लिखूंगा मैं, K माइनस 273, बात समझ आई। ये C का वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उसके बाद दोनों को इक्वेट करके निकाल लेते हैं, है ना। देयरफॉर क्या होगा बोलो जल्दी से,
देयरफॉर क्या होगा, f माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5, सी की जगह क्या आएगा k माइनस 273। अब क्या बोला है, ऐसा कौन सा रीडिंग है जो फ़ारेनहाइट में और केल्विन में बराबर है, सेम शो करेगा, ठीक है ना। तो अगर सेम शो करेगा तो उसको x और x मान लो, कि x माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5, x माइनस क्या होगा 273, ठीक है ना। इसको यहाँ भेजो, बोलो जल्दी से क्या होगा, ये हो जाएगा 5x माइनस 32 इंटू 5 क्या होगा, 5 2 ज़ा कितना होता है, 5 2 ज़ा होता है 10, 5 3 15 16, 160 इज इक्वल टू ये क्या होगा, 9 को अंदर भेजो, 9x माइनस 9 इंटू 273, यही होगा, ठीक है ना। अब क्या, इनको मल्टीप्लाई करो, 9x माइनस 9 इंटू 273 क्या होता है बोलो जल्दी से, 273 इंटू 9 3 ज़ा कितना होगा 27, 9 7 ज़ा 63 यानी 65, 9 2 ज़ा 18, 2457 आएगा, ठीक है। तो ये कितना आया 2457, ये कितना हो जाएगा माइनस 5x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2457 माइनस 160, इसमें से 160 माइनस कर दो, 7 15 में से 6 गया तो कितना बचा 9, ठीक है। ये कितना है 3 में से 1 गया 2, 2297 इज इक्वल टू ये कितना होगा 4x, ठीक है ना। अब बताओ जल्दी से क्या होने वाला है, 4 से डिवाइड कर दो, 4 1 ज़ा 4, 5 ज़ा 20 है ना, फिर 4 7 ज़ा 28, 4 4 ज़ा 16, कितना बचा 1 बचा, पॉइंट लेके 1 0, 4 2 ज़ा 8 और फिर 4 5 ज़ा 20, तो इसका वैल्यू आएगा 574.25। तो ये वो टेम्परेचर है 0.59, बराबर लिखा है मैंने, 15, अच्छा ठीक है देख लेना, 273.15, अच्छा हाँ बराबर 273.15 लिया ना उसने यहाँ पर, इस वजह से वो थोड़ा सा वेरिएशन आया, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो भाई, तो x इक्वल्स टू 574.25, समझे, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करेंगे इसको। अगला सवाल 7.7 जो एग्जाम्पल है, मुझे आपको समझाना पड़ेगा, मेरी बात ध्यान से सुनो, थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वैसे हाई फंडो नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, अब तक जितने न्यूमेरिकल किए उससे थोड़ा अलग है। द प्रेशर रीडिंग इन अ थर्मोमीटर एट स्टीम पॉइंट इज 1.367 इंटू 10⁻³ पास्कल। तो स्टीम पॉइंट पे जो प्रेशर है वो है 1.367 इंटू 10⁻³ पास्कल, ये अपने पास है। व्हाट इज़ द प्रेशर रीडिंग एट ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, ट्रिपल पॉइंट कल बताया था मैंने, एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर वाटर, आइस और वेपर्स, वाटर वेपर्स तीनों इक्विलिब्रियम में को एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। चलो भाई, और कोई फेज डोमिनेट नहीं करता, ठीक है ना। प्रेशर रीडिंग बता दी गई है और आपको बोलता है कि ट्रिपल पॉइंट पर प्रेशर रीडिंग बताओ, और नोविंग दैट द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लीनियर रिलेशनशिप मतलब होता है कि दोनों प्रोपोर्शनल है और दोनों का पावर 1 है, ये मतलब होता है उसका, ठीक है ना। अंडरलाइन करके लिख लेना वहाँ पर कि दोनों का पावर क्या है 1 है, ऐसा है। तो इसको अपने को अस्यूम करने बोला है। अब अपने को क्या करना है, अपने को ये वाला प्रेशर निकालना है। कैसे निकालेंगे, आइए इसको समझते हैं। तो मुझे एक चीज़ पता है कि अगर दोनों प्रोपोर्शनल है तो इसका ये मतलब हुआ कि PS/PT अगर करेंगे तो ये क्या आएगा TS/TT, समझा। मतलब क्या, प्रेशर एट स्टीम पॉइंट डिवाइडेड बाय प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट इज इक्वल्स टू, दोनों प्रोपोर्शनल है तो आएगा टेम्परेचर एट स्टीम पॉइंट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर एट ट्रिपल पॉइंट। अब अपने पास क्या क्या है वो देखो, अपने पास ये है 1.367 इंटू 10⁻³ पास्कल डिवाइड बाय ये वाला प्रेशर तो निकालना है। अब स्टीम पॉइंट पे टेम्परेचर होता कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, ट्रिपल पॉइंट पे टेम्परेचर कितना होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस, कल लिखाया था मैंने। वो जो ट्रिपल पॉइंट की एक यूनिक कंडीशन है उसमें टेम्परेचर कितना है 0.01 डिग्री सेल्सियस, बात समझ आई, ठीक। लेकिन ये लेकर के सॉल्व नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि जो भी आप प्रेशर और टेम्परेचर या वॉल्यूम और टेम्परेचर या प्रेशर या वॉल्यूम का जब भी रिलेशन बताते हो तब टेम्परेचर हमेशा एब्सोल्यूट स्केल में मेजर होता है, केल्विन में। बात समझ आई। आपको बताता हूँ मैं, आप अपना ये इसको चेक करो। देखो आइडियल गैस इक्वेशन पेज नंबर 120 पे चेक करो, क्या लिखा हुआ है वहाँ पर। अगर आप गौर से देखेंगे गेल-लुसाक्स लॉ पे आओ, उसमें देखो क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है नीचे, प्रेशर लॉ कैन बी स्टेटेड द प्रेशर ऑफ द
फिक्स्ड मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर मेजर्ड इन केल्विन स्केल, क्योंकि पी और टी का डायरेक्ट रिलेशन यही तो अपन यूज़ कर रहे हैं। तो याद रखना टेम्परेचर को केल्विन में ही रखना है। अगर आपने डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया गलत आएगा आंसर। बात समझ आई? वो लॉस केल्विन के स्केल के हिसाब से ही बनाए गए हैं। बात समझ आई? ठीक, चलो भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब बताओ कैसे कन्वर्ट करेंगे। C का वैल्यू 100 है और क्या होता है वो K = C + 273। बात समझ आई? बोलो जल्दी से, क्या होगा केल्विन में? क्या होगा 100 + 273 मतलब क्या होगा 373। इसका कितना होगा? अब थोड़ा सा ये पॉइंट में आ गया है तो इसको भी पॉइंट में लेते हैं। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है ना। तो 373.15 क्योंकि पॉइंट में आ रहा है ना, ये ध्यान रखना पड़ेगा उसको। तो 1.367 × 10³ डिवाइडेड बाई PT इज इक्वल्स टू, ये कितना होगा 373.15 डिवाइडेड बाय, ये डिग्री सेल्सियस में है तो इसको क्या लिखूंगा मैं 0.01 + 273.15 तो हो जाएगा 273.16। बात समझ आई? अरे ये कौन सा टेम्परेचर है सेल्सियस में? लिखो इसकी जगह पर, सेल्सियस की जगह क्या लिखो 0.01 + 273.15। ये पॉइंट 1 ऐड होगा तो क्या बनेगा 0.16, है ना। इस तरीके से अब PT निकालना है, देयरफॉर क्या होगा बोलो, PT हो जाएगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो 1.367 × 273.16, 273.16 डिवाइडेड बाय 373.15। इनको डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ आई? बुक में डायरेक्ट फॉर्मूला दिया गया है, मैंने आपको समझाया है कि वो आया कैसे लिखेंगे उसको। बात समझ आई? अब बाकी कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। ठीक, क्लियर है? चलो ठीक है, चलिए। तो अब नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, वो है थर्मल एक्सपेंशन। यहाँ तक तो टेम्परेचर और हीट ये सारी चीज़ें पढ़ ली। तो स्टार्टिंग में पढ़ा हम लोग ने इंट्रोडक्शन हीट और टेम्परेचर के बारे में। उसके बाद अगले टॉपिक से हम लोग ने स्टार्ट किया थर्मोमेट्री। टेम्परेचर ही तो मेजर कर रहे हैं, यही तो कर रहे थे अब तक। तो अभी हम लोग ने क्या पढ़ लिया है, थर्मोमेट्री पढ़ लिया। अलग अलग थर्मोमीटर के बारे में पढ़ा, कौन सी प्रॉपर्टी क्या यूज़ करता है, कैसे एक को दूसरे में कन्वर्ट करेंगे स्केल्स को, तो वो हम लोग ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थर्मल एक्सपेंशन के बारे में। अब ये थर्मल एक्सपेंशन क्या है? तो थर्मल एक्सपेंशन बेसिकली ये चीज़ है कि अगर आप क्या करेंगे किसी भी चीज़ को, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई आयरन रॉड लिया और उसको आपने क्या कर दिया, हीट कर दिया। हीट करने पे वो थोड़ा सा एक्सपांड हो जाता है। कोई भी चीज़ को जब आप क्या करते हो, हीट करते हो, तो उसके अंदर थोड़ा सा क्या आता है, एक्सपांशन आता है। उसी को बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। तो अगर हीट दे देंगे तो एक्सपांड हो जाएगा, हीट निकाल देंगे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। बस समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? तो किसी भी सब्सटेंस को हीट करने पर वो क्या करता है, एक्सपांड करता है। बात समझ आई? और हीट निकाल देंगे तो कॉन्ट्रैक्ट करता है। भेजे में गया? ठीक, इसी के बारे में अपने को पढ़ना है। अब सवाल ये है कि एक्सपांशन होता क्यों है? तो बहुत सिंपल रीज़न है उसका कि क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक रॉड है, उसके मॉलिक्यूल्स जो है, अब ये रूम टेम्परेचर पे है और उसके मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं आपको पता है, वाइब्रेट कर रहे होते हैं। वाइब्रेट कर रहे होते हैं, ठीक। जब हम लोग क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं, यानी इसको थर्मल एनर्जी देते हैं, तो मॉलिक्यूल्स के पास और ज़्यादा वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी आती है। और ज़्यादा एनर्जी आएगी वाइब्रेशन, तो क्या करेगा, और ज़ोर से वाइब्रेट करेगा। और ज़ोर से वाइब्रेट करेगा तो क्या है, उसको जगह चाहिए वाइब्रेट करने के लिए, तो लोग क्या करेंगे, एक्सपांड कर देंगे। तो पहले जो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं वो और ज़्यादा दूर जा करके क्या करेंगे, वाइब्रेशन स्टार्ट कर देंगे। एक्सपांशन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बहुत कम होता है, लेकिन होता है। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? कभी भी तुमने ब्रिज बनते हुए देखा होगा, या ब्रिज को अगर देखा होगा, तो दो ब्रिज में दो जब कनेक्टिंग पॉइंट्स आते हैं तो थोड़ा सा गैप छोड़ देते हैं उसके बीच में। क्यों? एक्सपांशन के लिए, कि जब गर्मी आएगी तब ये क्या होगा, एक्सपांड होगा। अगर जगह नहीं छोड़ेंगे तो वो क्रैक पड़ेंगे उसके अंदर। बात समझ आ रही क्या? हाईवेज़ की बात कर रहा हूँ मैं, बीच में छोटा सा गैप होता है उसमें, ठीक है। मैं आपको कुछ रेफरेंस वीडियोस भेजता हूँ, उसमें आप देख सकते हैं उस चीज़ को। बात समझ आई? ठीक है ना। चलो, तो यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो किसी भी चीज़ को जब क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या होता है, उसके अंदर एक्सपांशन होता है। आपको ये भी पता होगा कि जो पटरी होती है, रेलवे लाइंस होती हैं, वो जो उसकी बहुत लंबी लंबी लाइंस आई, उसके बाद दूसरा जो कनेक्टिंग होता है ना, उसके बीच में से गैप होता है थोड़ा। क्यों गैप होता है? एक्सपांशन की वजह से। क्योंकि जब शुरू में हम लोग ने रेलवे लाइंस बनाई, फॉरेन में जब बनी, तो हम लोग गैप नहीं छोड़ते थे। गैप नहीं छोड़ते थे तो वो एक्सपांड होने की वजह से रेलवे लाइन ऐसी टेढ़ी हो जाती थी। एक्सपांड होने के लिए जगह नहीं मिली तो वो टेढ़ा हो जाता था। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? तो यहाँ तक बेसिक फंडा क्लियर है। क्या बोला आपको मैंने, एक्सपांशन कब होता है,
जब किसी ऑब्जेक्ट को हीट करो तो वो एक्सपांड हो जाएगा, हीट निकाल दो तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। बात समझ आई? एक्सपांशन क्यों होता है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स की एक्टिविटी बढ़ गई, अब उनको वाइब्रेट करने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए तो वो एक्सपांड हो जाता है। बात समझ आई? क्लियर है? यहाँ तक समझ में आता है। अब असल मुद्दे पे आते हैं। असल मुद्दा ये है कि एक्सपांशन कितने टाइप का होता है, और वो तीनों एक्सपांशन अपने को पढ़ने हैं। 3 टाइप का होता है, तीनों मैं आपको समझाता हूँ। तो जो आपका थर्मल एक्सपांशन है वो बेसिकली 3 टाइप का है। एक आपका है लीनियर एक्सपांशन, एक क्या है? लीनियर एक्सपांशन। दूसरा क्या है? एरियल एक्सपांशन। और तीसरा क्या है? वॉल्यूम एक्सपांशन। ठीक है ना? तो अगर एक ऑब्जेक्ट को हीट करने पर, जैसे रॉड को हीट करने पर उसकी लेंथ बढ़ गई तो उसको क्या बोलेंगे? लीनियर एक्सपांशन। एक मैंने रॉड की जगह मैंने एक शीट ले ली कोई मेटल की, उस शीट को मैंने हीट किया, उस शीट को हीट करूँगा तो क्या होगा? उसका एरिया बढ़ जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? एरियल एक्सपांशन बोलेंगे। ठीक है ना? इसकी लेंथ बढ़ गई तो ये लीनियर एक्सपांशन। ये क्या है? एरियल एक्सपांशन। एक ऑब्जेक्ट मैंने लिया, जैसे कोई स्फीयर लिया है मैंने, इसको हीट किया तो उसका वॉल्यूम बढ़ गया, तो उसको क्या बोलेंगे? वॉल्यूम एक्सपांशन बोलेंगे। बात समझ आई? इतना आसान है ये। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ तक समझ में आया। तो लीनियर एक्सपांशन, वॉल्यूम एक्सपांशन और आपका एरियल एक्सपांशन। ठीक है ना? अच्छा, एक्सपांशन जो है वो हमेशा वो हर लीनियर डायमेंशन में बढ़ता है, फोटोग्राफिक होता है। मतलब समझाता हूँ मैं। ये आपके पास एक सर्कुलर डिस्क है, डिस्क में पूरा मटेरियल भरा होता है, पता होता है ना? पता है ना? डिस्क है। जैसे वो VCD की CD आती थी पहले, उसी वैसी ही मेटल की बात कर रहा हूँ। और उसमें जो है यहाँ पर होल है, होल होता था उसके अंदर ऐसे। तो ये पूरा मेटल का बना हुआ है, फॉर एग्जांपल पूरा मेटल की डिस्क है। आपने इसको हीट किया, हीट करने पर ये जो यहाँ पर कैविटी है ये बढ़ेगी या कम हो जाएगी? बढ़ेगी। हीट करने पर ये एक्सपांड होगा, तो बढ़ेगी कैविटी या कम हो जाएगी? पक्का एकदम कम हो जाएगी ना? बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी। ये बढ़ेगा तो कम हो जाएगा, ऐसे ही होगा ना? नहीं, ये भी बढ़ेगा। हाँ, ये भी बढ़ेगा। फोटोग्राफिक एक्सपांशन मतलब हर डायमेंशन बढ़ेगा। बात समझ आई? बच्चे क्या सोचते हैं? ये बढ़ेगा तो ये तो कम हो जाएगा, तो इतना बड़ा कर दो ये ख़त्म ही हो जाए। ऐसा नहीं होगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? अगर ये इसका डायमेंशन बढ़ा, इसका डायमीटर बढ़ा, तो ये भी बड़ा होगा। बात समझ आई? फोटोग्राफिक एक्सपांशन होगा। बात समझ आई? और एक एग्जांपल देता हूँ, और एक एग्जांपल। जैसे आपके पास कोई रिंग शेक सरफेस है इस तरीके से, ठीक है ना? रिंग शेक सरफेस है, और अब बताओ टेम्परेचर बढ़ाने पे ये क्या होगा? ये जो डिस्टेंस दी है बढ़ेगा कम होगा? कम होगा कि नहीं? बढ़ेगा। जैसे ही आप उसको हीट करोगे तो ये तो डिस्टेंस कम होते जाएगा, है ना? नहीं, बढ़ेगा। हर लीनियर डायमेंशन बढ़ेगा। वो बढ़ेगा तो ये डिस्टेंस भी बढ़ेगा। बात समझ आई? हर लीनियर डायमेंशन बढ़ेगा। बस यही मैं आपको समझा रहा हूँ। फोटोग्राफिक एक्सपांशन है। कैसा एक्सपांशन है? फोटोग्राफिक एक्सपांशन। बस फोटोग्राफ में क्या कोई पार्ट बढ़ता है, कोई पार्ट नहीं बढ़ता? नहीं, हर पार्ट इक्वली बढ़ता है। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? यही आपको समझना है। फोटोग्राफिक एक्सपांशन होता है। ठीक है? क्लियर हो गया? तो ये नहीं सोचना है ये कम हो जाएगा, वो भी बढ़ेगा, ये डिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है ना? चलो भाई, यहाँ तक समझ आया? तो ये होता है आपका क्या? थर्मल एक्सपांशन। ठीक है? तो ये आपका है थर्मल एक्सपांशन। सबको समझा है? कोई दिक्कत नहीं। ये लिखो फटाफट से। बिल्कुल सिमिलर डेरिवेशन है, बिल्कुल सिमिलर। एक आ जाएगा तो बाकी 2 भी कर लोगे। ठीक है? ठीक, तो ये हो गई। तो यहाँ तक समझा दिया मैंने आपको। अब जो है लीनियर एक्सपांशन की बात करते हैं। आ जाओ। डेरिवेशन तीनों एक जैसे हैं, एक डेरिवेशन आएगा, बाकी 2 कर लोगे। मैं तीनों एक साथ कराता हूँ, ठीक है? ताकि आप कंपैरेटिव स्टडी कर पाओ। ठीक है ना? तो एक में लीनियर एक्सपांशन पढ़ेंगे, एक में एरियल पढ़ेंगे और एक में वॉल्यूम पढ़ेंगे। ठीक? तो यहाँ पढ़ेंगे हम लोग क्या? लीनियर एक्सपांशन। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है अल्फ़ा, बीटा और गामा डिफाइन करना। आई एरियल एक्सपांशन। तीसरा होगा आपका क्या? वॉल्यूम एक्सपांशन। ठीक है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना।
मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। आपके पास एक रॉड है, उस रॉड का कुछ T1 डिग्री सेल्सियस पर लेंथ है L0। कितना लेंथ है? L0। कितना टेम्परेचर है? T1 डिग्री सेल्सियस। यहीं लिख देता हूँ मैं, T1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, L0 लेंथ है। आपने इसको हीट किया, हीट करने से क्या होगा? इसकी लेंथ बढ़ेगी, है ना। हीट करने पर इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है ना। चलो भाई, तो आपने इसको हीट किया और हीट करने पर इसकी लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ गई। इसकी लेंथ अब क्या हो गई? इसकी लेंथ, इसको L1 बोल देते हैं, L1 बोलता हूँ मैं, इसको मैं बोलता हूँ L2। टेम्परेचर क्या है यहाँ पर? T2 डिग्री सेल्सियस। बात समझ आई? बुक में क्या किया है? बुक में बोला है कि शुरुआत में जो टेम्परेचर है वो 0 है, बाद का जो टेम्परेचर है कुछ T डिग्री सेल्सियस। ज़रूरी नहीं है 0 हो, कोई भी टेम्परेचर हो सकता है शुरुआत में रूम टेम्परेचर हो। रूम टेम्परेचर मतलब 25 है, आपने उसको 50 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर दिया, तो अब इन जनरली हमेशा करना। तो शुरुआत में लेंथ क्या है? L1 है, टेम्परेचर T1 था, बाद में लेंथ L2 है, टेम्परेचर क्या हो गया? T2 हो गया। नाउ एक्सपेरिमेंटली हमको ये मिला है, एक्सपेरिमेंट्स अपने को मिलता है कि जो चेंज इन लेंथ है, क्या बोल रहा हूँ मैं, जो चेंज इन लेंथ है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है टेम्परेचर डिफरेंस। इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो। तो जो चेंज इन लेंथ आएगा वो ओरिजिनल लेंथ कितनी है उसके भी प्रोपोर्शनल है। ओरिजिनल लेंथ अगर 10 है तो एक्सपांशन होगा फॉर एग्जांपल 1 mm। ओरिजिनल लेंथ अगर 20 है तो उतना ही हीट करने पर एक्सपांशन 2 mm का होगा। तो ओरिजिनल लेंथ अगर कम है तो एक्सपांशन कम रहेगा, ओरिजिनल लेंथ ज़्यादा है तो एक्सपांशन भी ज़्यादा। बात समझ आई? टेम्परेचर डिफरेंस पे भी डिपेंड करता है कितना ज़्यादा आपने उसको हीट किया। 25 से 50 लेकर गए 1 mm हीट हुआ, 25 से आप 100 लेकर चले गए 2 mm हीट हो गया। बात समझ आए? 2 mm एक्सपांड हो गया, ठीक है ना। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो आपका बेसिकली चेंज इन लेंथ है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला ओरिजिनल लेंथ क्या है, दूसरा टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, ठीक है ना। देयरफॉर इसको लिखेंगे कैसे? फाइनल लेंथ क्या है? L2, इनिशियल क्या है? L1। तो चेंज इन लेंथ क्या होगा? L2 माइनस L1 इज प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ क्या है? L0। टेम्परेचर डिफरेंस को कैसे लिखते हैं? T2 माइनस T1, ऐसे ही लिखेंगे। उसके लिए T2 माइनस T1 के लिए नोटेशन क्या होता है? डेल्टा T। बात समझ आई? ठीक है। देयरफॉर ये प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी और एक कांस्टेंट आएगा, तो देयरफॉर होगा L2 माइनस L1 इज इक्वल्स टू, ये प्रोपोर्शनैलिटी है और ये अल्फ़ा है। ये क्या है? अल्फ़ा, अल्फ़ा L0 T। क्या आया? अल्फ़ा L0 T। तो देयरफॉर यहाँ से अल्फ़ा को बताओ क्या होगा? अल्फ़ा होगा L2 माइनस L1, मतलब इसको भी डेल्टा L लिख सकते हैं। डेल्टा L डिवाइड बाय L0 मतलब L1। इनिशियल क्या था हमारा? L1 था ना, तो L1 यहाँ पर भी क्या आएगा? L1, और ये क्या होगा? डेल्टा T, ठीक है ना। तो ये अल्फ़ा का क्या बन गया? एक फॉर्मूला बन गया। तो अल्फ़ा क्या है? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ इनटू चेंज इन टेम्परेचर। अभी मैं इसका मतलब समझाऊंगा आपको, पहले इसको समझो। ये एक चीज़ हो गई। और अल्फ़ा को और एक तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? ध्यान से सुनना। इस L1 को इधर भेजता हूँ मैं, ध्यान से सुनो। L2 इज इक्वल्स टू क्या होगा? L1 प्लस अल्फ़ा L1 डेल्टा T। क्या है? अल्फ़ा L1 डेल्टा T। अब बताओ यहाँ से L1 कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा? बताओ 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T। तो L2 इज इक्वल्स टू L1 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है ये फॉर्मूले। तो ये दोनों फॉर्मूले सेम है, अलग अलग नहीं है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। समझा? कोई दिक्कत नहीं। ये जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा जो है उसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। क्या होता है ये? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। कोएफिशिएंट का मतलब बताया था मैंने, मेजर। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन मतलब मेजर ऑफ लीनियर एक्सपांशन। ये बताएगा कितना लीनियर एक्सपांशन हुआ। बात समझ आई? कोई दिक्कत नहीं। आइए अब और प्रैक्टिस होगी। अब एरियल एक्सपांशन की बात करते हैं। एरियल एक्सपांशन में क्या होगा? एक एरिया लेंगे, उस एरिया का शुरुआत में वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे? A1। टेम्परेचर क्या आएगा? T1 डिग्री सेल्सियस। बात समझ आई? इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, दूसरे यही एरिया को हीट करेंगे। कहाँ तक हीट करेंगे? T2 तक। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसका एरिया बढ़ गया। अब एरिया क्या हो गया? A2। टेम्परेचर कितना हो गया? T2 डिग्री सेल्सियस। एक्सपेरिमेंटली क्या मिला बताओ जल्दी से?
चेंज इन एरिया, यानी A2 माइनस A1 इज प्रोपोर्शनल टू A1 डेल्टा टी। बात समझ आई? क्योंकि इनिशियल क्या है A1, अब यहां से क्या होगा, प्रोपोर्शनलिटी हटेगा और कोई कांस्टेंट आएगा, वो जल्दी से क्या होगा, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू बीटा A1 डेल्टा टी। समझा? बीटा क्या होगा, कोई ये क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, ये क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन। वेरी गुड। अब बताओ जल्दी से बीटा क्या होगा, फिर बोलो A2 माइनस A1 डिवाइड बाई A1 डेल्टा टी, या फिर डेल्टा A अपॉन A1 डेल्टा टी। सबको समझा? वेरी गुड। बीटा क्या चीज़ है, बीटा है कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन। वेरी गुड। अच्छा, एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं बताओ जल्दी से, और करके A2 इज इक्वल्स टू A1 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। सबको समझा? क्लियर है? अब इसका बताओ क्या होगा, इसमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम की बात करेंगे। एक हम लोग ने क्यूब लिया, एक क्यूब है, उसका वॉल्यूम क्या है V1, टेम्परेचर कितना है T1 डिग्री सेल्सियस। अब इसको आपने क्या कर दिया, हीट कर दिया। हीट करने पर क्या होगा, हीट करने पर इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा V2, टेम्परेचर क्या होगा T2 डिग्री सेल्सियस। एक्सपेरिमेंटली क्या मिलेगा बोलो, V2 माइनस V1 इज प्रोपोर्शनल टू V1 डेल्टा टी, के चेंज इन वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम एंड चेंज इन टेम्परेचर। तो देयरफॉर क्या होगा, V2 माइनस V1 इज इक्वल्स टू गामा V1 डेल्टा टी। देयरफॉर गामा क्या होगा, V2 माइनस V1 अपॉन V1 डेल्टा टी, विच इज इक्वल्स टू डेल्टा V अपॉन V1 डेल्टा टी। ये आ गया गामा। और कैसे लिख सकते हैं बोलो, और लिखेंगे V2 इज इक्वल्स टू V1 इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। व्हाट इज गामा, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। हो गए तीनों डेरिवेशन, इसलिए एक साथ कराया। ये समझा? इसमें और समझता है, तीसरा वाला तो अपने आप तुम लोग बोल देते हो। क्लियर है? कॉपी करो। चलो ये देखो, अभी ये है अभी रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा, और उसके बाद है आपका रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा एंड गामा। ठीक है ना? चलो, तो रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा ये कर लेते हैं। अल्फ़ा यानी क्या, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, बीटा कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन। ठीक, ध्यान से सुनो मेरी बात। हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे, एक स्क्वायर प्लेट। उस स्क्वायर प्लेट का हम लोग क्या करते हैं, साइड क्या बोलते हैं, L1। तो स्क्वायर प्लेट है ना, तो ये भी L1 होगा। ठीक है ना? तो इसका अगर A1 एरिया निकाला जाए तो एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है, तो ये क्या हो जाएगा L1 स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब अपन क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। हीट करने से क्या होगा, हीट करने से ये होगा कि इसका क्या हो जाएगा, इसका एरिया बढ़ जाएगा। इसका एरिया बढ़ेगा तो अब क्या हो जाएगा, इसकी साइड हो जाएगी L2। साइड कितनी हो गई, L2। तो अब एरिया क्या होगा, A2, फिर से वही साइड का स्क्वायर, तो क्या होगा L2 का स्क्वायर। बात समझ आई? लेकिन आपको तो L2 का मैंने फॉर्मूला बताया। L2 का फॉर्मूला क्या होता है, L2 का फॉर्मूला होता है L1 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, है ना? तो मैं लिखूंगा इसकी जगह पर, क्या लिखूंगा यहाँ पर, ये होता क्या है, बट यहाँ लिख बता देता हूँ, बट L2 इज इक्वल्स टू L1 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। तो देयरफॉर A2 क्या बन जाएगा, A2 तो L2 का स्क्वायर था, तो L2 की जगह पर ये सब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या आएगा बताओ, L1 का स्क्वायर 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी द होल स्क्वायर। दोनों पे स्क्वायर आ गया। ठीक है? अब क्या, ये आ गया मेरे पास A2। लेकिन A2 तो कुछ और भी होता है, अभी आपको बताया मैंने। A2 क्या होता है, A2 तो A1 इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी होता है। बात समझ आई? तो दोनों A2 के बराबर हो गए, ये भी A2 के बराबर हो गया, ये भी A2 के बराबर हो गया। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब दोनों आपस में बराबर हो गए। तो देयरफॉर मैं बोलूँगा क्या हो जाएगा, L1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्या बच रहा है ये, A1 इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। अरे लेकिन A1 क्या है, L1 स्क्वायर है, तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, L1 स्क्वायर। तो ये जाएगा L1 स्क्वायर, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, L1 का स्क्वायर 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी द होल स्क्वायर, और ये क्या है 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। L1 स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा, A प्लस बी द होल स्क्वायर, तो क्या होगा A स्क्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू बी प्लस क्या हो जाएगा B स्क्वायर।
अल्फा डेल्टा टी द होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचा 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। तो ये देखो 1 स्क्वायर मतलब क्या होता है 1, 1 और 1 क्या हो गया कैंसिल, ठीक है। देयरफॉर बचेगा क्या, देखो ये बचेगा 2 अल्फा डेल्टा टी प्लस क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी का स्क्वायर, और ये क्या बचेगा बीटा डेल्टा टी। यहाँ तक सबको समझा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या, अल्फ़ा है ना बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा वैल्यू होता है। मैंने आपको क्या बोला, एक्सपांशन बहुत कम होता है, तो एक्सपांशन का मेजरमेंट भी कम ही होगा। अब वो बहुत छोटा वैल्यू है यानी पॉइंट में है, पॉइंट वाले नंबर का स्क्वायर करेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला टर्म क्या है, बहुत छोटा है। बात समझ आई, ठीक है ना, समझा। अल्फ़ा बहुत छोटा है, पॉइंट में है, पॉइंट वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो और छोटा हो जाता है। बात समझ आई। 0.2 एक नंबर है 0.2, उसका स्क्वायर करो 0.04 और छोटा हो गया। बात समझ आई, ऐसा है। तो एज अल्फ़ा इज़ वेरी स्मॉल देयरफॉर अल्फ़ा स्क्वायर इंटू डेल्टा टी का स्क्वायर इज़ निगलेक्टेड। उसको क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा 2 अल्फ़ा डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बीटा डेल्टा टी कैंसिल। देयरफॉर बीटा किसके बराबर आया 2 अल्फ़ा। हो गया रिलेशन डिराइव। बात समझ आई, ऐसे डिराइव करते हैं इसको, क्लियर है। ऐसे भी क्या करना है, अल्फ़ा और गामा में रिलेशन निकालना है, ठीक है। जल्दी से कॉपी करो, वो लास्ट डेरिवेशन होगा आज के सेशन का, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब क्या लिखना है, रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा एंड गामा। अल्फ़ा और गामा के बीच में रिलेशन निकालना है। ठीक है ना, चलो आ जाओ। तो हेडिंग लगाओ रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा एंड गामा, और फिर यहाँ ध्यान दो। तो कैसे डिराइव करेंगे, बहुत सिंपल है। जब अल्फ़ा और बीटा लिया तो एरिया लिया था, तो अल्फ़ा और गामा ले रहे हैं तो वॉल्यूम लेना पड़ेगा, वॉल्यूम एक्सपांशन। तो ये अपने पास क्यूब है, इसका लेंथ एक साइड का क्या है L1 है, तो हर साइड L1 ही होगा। तो इसका V1 क्या होगा बताओ, L1 क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है एज क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एच क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। तो एज कितना है L1, तो L1 क्यूब हो जाएगा। बात समझ आई, ठीक है ना। V2 बताओ क्या होगा, V2 क्या होता है, V2 मतलब क्या, अब इसको एक्सपांड कर दिया गया, एक्सपांड करने के बाद क्या होगा बोलो, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी L2 हो जाएगी। तो सीधा लिख देता हूँ मैं, V2 क्या हो जाएगा बताओ, हाँ V2 हो जाएगा फिर से ये क्या, एज का क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा L2 का क्यूब। बात समझ आई। लेकिन L2 मेरे पास कुछ और है, L2 क्या है बताओ, बट L2 इज इक्वल्स टू L1 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। देयरफॉर V2 क्या बनेगा, V2 बनेगा L2 का क्यूब है वो, यानी L1 का क्यूब इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी द होल क्यूब। बात समझ आई, ठीक है। लेकिन V2 तो कुछ और भी होता है। V2 क्या होता है, V2 होता है V1 1 प्लस गामा डेल्टा टी, ठीक है ना। देखो V2 इसके भी इक्वल, V2 इसके भी इक्वल, यानी दोनों आपस में इक्वल। तो देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर L1 का क्यूब इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी द होल क्यूब इज इक्वल टू क्या आया ये V1 इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। अब V1 लेकिन क्या है, V1 तो L1 का क्यूब है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा L1 का क्यूब इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी द होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा L1 का क्यूब 1 प्लस गामा डेल्टा टी। L1 क्यूब कैंसिल, ये क्या है a प्लस बी द होल क्यूब। क्या फॉर्मूला होता है, अच्छा a प्लस बी द होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ठीक है ना। तो a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ठीक है ना। तो ये बताओ a प्लस बी द होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। बात समझ आई, इज इक्वल्स टू ये क्या है 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ये 1 कैंसिल, ठीक है। अब बचा क्या, देयरफॉर देखो 3 अल्फ़ा डेल्टा टी प्लस 3 अल्फ़ा स्क्वायर डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा क्यूब डेल्टा टी का क्यूब इज इक्वल्स टू गामा डेल्टा टी। देखो इधर पे स्क्वायर आ रहा है अल्फ़ा का, इधर पे क्यूब आ रहा है। स्क्वायर करेंगे तो छोटा, पहले ही अल्फ़ा छोटा है, स्क्वायर करेंगे तो और छोटा, क्यूब करेंगे तो और छोटा, तो ये सब क्या हो जाएंगे निगलेक्ट। देयरफॉर 3 अल्फ़ा डेल्टा टी इज इक्वल्स टू क्या होगा गामा डेल्टा टी कैंसिल, गामा इज इक्वल्स टू क्या होगा 3 अल्फ़ा। समझा, क्लियर है। चलो कॉपी करो। थर्मल एक्सपांशन यहाँ पर एंड है, बस न्यूमेरिकल्स करवाने हैं, वो करवा दूँगा अगले सेशन में इंशाल्लाह।
अभी मैं अल्फ़ा बीटा गामा का डेफिनेशन बताता हूँ, जल्दी से कॉपी करो उसको। चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अल्फ़ा बीटा गामा का डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं आपको, कैसे डिफाइन करते हैं इनको। अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ठीक, ध्यान से सुनो। अगर मैं ऐसा करता हूँ कि ओरिजिनल लेंथ 1 मीटर लेता हूँ और टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया मैंने 1 डिग्री सेल्सियस से, तो अल्फ़ा किसके बराबर होगा? चेंज इन लेंथ की। ये तो 1 और 1 हो गया, तो अल्फ़ा किसके बराबर आया? डेल्टा एल। डेल्टा एल मतलब चेंज इन लेंथ। तो अल्फ़ा ये बताता है कि अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 1 मीटर आयरन का रॉड लिया, 1 मीटर लेंथ का, उसको आपने 1 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर बढ़ाया, तो उसमें कितना एक्सपांशन हुआ? उसकी लेंथ में कितना चेंज आया? डेल्टा एल का मतलब जो भी चेंज आया। बात समझिए। तो अल्फ़ा क्या बताता है कि आपने किसी भी मटेरियल का 1 मीटर का रॉड लिया, उसको 1 डिग्री सेल्सियस से अगर उसका टेम्परेचर राइज किया तो उसमें कितना चेंज आएगा, उसकी लेंथ में कितना चेंज आएगा। बात समझ आए? आइए अल्फ़ा का वैल्यू समझाता हूँ आपको। यहाँ पर टेबल दिया गया, पेज नंबर 122 पे आइए बुक में, 122, ठीक है ना। कार्बन, डायमंड क्या दिया हुआ है? देखो डायमंड का 0.1 × 10⁻⁵ मतलब क्या? अगर डायमंड का कोई रॉड ले लो, अल्फ़ा की बात, डायमंड का रॉड बना दो, ऐसे ही है ना, तो इस तरीके से रॉड आ गया उसका। अगर डायमंड का तुमने क्या कर दिया, अगर रॉड लिया, या अगर डायमंड भी तुमने ले लिया, डायमंड भी तुमने लिया, उसको तो कट करके वैसे बनाते हैं ना, स्क्वायर शेप का ले लिया, उसकी सिर्फ लेंथ के इंक्रीमेंट की बात हो रही है, ठीक है ना। अब अगर तुमने उसकी जो लेंथ रखी उसके क्यूब की, वो 1 मीटर रखी, कितनी रखी? 1 मीटर। उसको तुमने 1 डिग्री सेल्सियस से क्या कर दिया? राइज कर दिया, तो उसके लेंथ में कितना चेंज आएगा? 0.1 × 10⁻⁵ नीचे आओ। ग्लास, 1 मीटर ग्लास का रॉड लिया, ग्लास का रॉड तो हो सकता है, हाँ, तो 1 मीटर ग्लास का रॉड लिया, उसको क्या कर दिया? 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाया, तो उसकी लेंथ में कितना चेंज आएगा? 0.85 × 10⁻⁵। अब मतलब समझ आया? ये मतलब होता है इसका, ठीक है ना। आयरन का देखो कितना चेंज आएगा? 1.2 × 10⁻⁵, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा कार्बन ग्रेफाइट में आ रहा है, वाटर में भी है, मर्क्यूरी में भी है। बात समझ आई क्या बोल रहा हूँ मैं? तो बेसिक चीज़ ये है, ठीक है ना। देखो लीनियर एक्सपेंशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो लेंथ में या उसका रॉड ही होना चाहिए। लीनियर एक्सपेंशन का मतलब है उसका एक डायमेंशन बढ़ना चाहिए। एक डायमेंशन बढ़ता है तो उसको बोल देंगे लीनियर एक्सपेंशन। 2 डायमेंशंस बढ़ रहे हैं तो क्या बोलेंगे? एरियल एक्सपेंशन। और अगर तीनों डायमेंशंस बढ़ रहे हैं तो वॉल्यूम एक्सपेंशन। ये मतलब है उसका, ठीक है ना। तो अगर मर्क्यूरी की बात करें तो मर्क्यूरी का रॉड तो तुम बनाओगे नहीं, है ना। मर्क्यूरी लेकर के उसको हीट किया और उसका एक डायमेंशन में कितना चेंज आता है वो बात कर रहा हूँ। अब समझ आया? ऐसा ये तरीके की बात, इस तरीके की बात किया उसने। तो बेसिकली अगर आप क्या करो, कोई भी सब्सटेंस का 1 मीटर लो, इन जनरल मेटल की बात करता हूँ मैं, 1 मीटर का रॉड लो, उसको 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाओ, तो उसके टेम्परेचर में जितना, उसके लेंथ में जितना चेंज आएगा उसको क्या बोलेंगे? अल्फ़ा। अब बताओ बीटा क्या होगा फिर? सबसे पहले क्या करो, 1 मीटर स्क्वायर का एरिया लो, उस एरिया को 1 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर बढ़ाओ, तो उसके एरिया में जो चेंज आएगा वो क्या होगा? बीटा। अब गामा क्या होगा बताओ? वो 1 मीटर क्यूब का क्या करो, वॉल्यूम लो, 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाओ, उसको क्या बोलेंगे? गामा, ठीक है ना। डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं।